चलो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ रहे जी? ट्रांसफार्मर। ठीक, देखो हमने बताया था ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का। ठीक, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है पढ़ लिए, अगला क्या पढ़ेंगे स्टेप अब ट्रांसफार्मर। लिखो दूसरा प्रकार ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो होता क्या है, इसका नाम ही है स्टेप अप। अप मतलब क्या होता है ऊपर करना। अप इसका होता है जी मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को किसमें चेंज कर दे, उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में करता है परिवर्तित करता है, उसको हम लोग कहते क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लिखो ऐसा ट्रांसफार्मर जो ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे जी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो इसमें कितनी कुंडलियां होती हैं, इसमें दो कुंडलियां होती है। ठीक, कितनी कुंडलियां? दो कुंडलियां। दो ध्यान से। प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। क्या जी? प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या प्राथमिक कुंडली। और दूसरी वाली में तांबे के पतले तार क्या होते हैं अधिक फेरे होते हैं, अधिक राउंडिंग होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। उसमें इसमें भी दो कुंडलियां इसमें भी दो कुंडलियां होती हैं। इसके पहली कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा दूसरी कुंडली में तांबे के
पतले तार के, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, अधिक फेरे होते हैं, जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसी विपरीत मैंने क्या पढ़ा था जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि प्राथमिक कुंडली में तांबे के फेरे जो राउंडिंग थी वो क्या थी, ज्यादा थी जी। स्टेप डाउन बनाओ तो स्टेप डाउन में क्या थे, पहली वाली कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे थे और दूसरी वाले में क्या थे, तांबे के मोटे तार क्या थे, कम फेरे थे। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे हैं और दूसरी कुंडली में क्या है जी, तांबे के पतले तार क्या है, अधिक फेरे हैं। अब होता क्या है, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, इधर कम फेरे इधर क्या ज्यादा फेरे। अभी वोल्टेज क्या है, मान लो लो है, क्या है, लो है। इसका मान लो क्या किया गया, वोल्टेज बढ़ाया गया घटाया गया। अब मान लो कान इसका इठा गया है ना, ठीक, जिसको रेगुलेटर होना दी तो उसको जब इठोगे तो क्या होगा, ये जो कुंडली कहां जाएगी, ऊपर, ये वाली कहां गई, जैसे कुंडली ऊपर गई तो ऊपर जाने से क्या होता है, ऊपर फेरों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऊपर फेरों की संख्या ज्यादा होने से ये वाली कुंडली चली गई ऊपर, ये वाली कहां चली आई, नीचे। ऐसे इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये वाली कुंडली ऊपर गई तो ऊपर से क्या होता है, हमेशा मान लो प्राथमिक कुंडली से धारा आ रही है और प्राथमिक कुंडली धारा आने के बाद द्वितीय कुंडली में प्रेरण कारण क्या होती है, धारा ऑटोमेटिक क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। जब प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा है तो फ्लक्स में परिवर्तन में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन ज्यादा होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में एक कुंडली ऊपर आ चुकी है, जब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होता है, किसी परिपथ में धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हुआ तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा जी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ऊपर क्या होता है, ज्यादा कुंडली, नीचे क्या होता है, कम कुंडली। हम लोग घुमा दिए तो ऊपर वाली कुंडली कहां चली आई, नीचे। अब क्या हो गए वहां पर, अब हो गए वहां पर कम फेरे और यहां क्या हो गए, स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं तो इधर कम फेरे हो जाएंगे, तब क्या होगा जी, तब होगा फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो ईएमएफ कम जनरेट होगा। जब ईएमएफ कम जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ठीक, फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है। बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई डाउट, ठीक। अब यहां थोड़ा समझो प्रॉब्लम क्या है, आगे बात करें हम। देखो इधर इसमें एक चीज आ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा समझो जाए, पहले इसको लिख ही लो, उसे बताया गया तुमको, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मान लो, एकदम ध्यान समझो आसान भाषा में, ठीक, ये है मैग्नेट, मान लो ये क्या है, मैग्नेट, ठीक। अब बताओ, ये है मैग्नेट, हम लोग जानते हैं मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक। तो मैग्नेट के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह नॉर्थ पोल से किधर जाती हैं, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पोल की ओर जा रही है। इस चीज पर समझ, तभी आगे समझ में आएगा। नॉर्थ से निकल किधर जाएंगे जी, साउथ पोल की ओर जाएंगे। ऐसे
बहुत सारी मान लो ऐसे निकल रही हैं, अब तुम बनाने लागे, ठीक है, ऐसे ये सब चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आओ निकाल दो, ठीक। चलो, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, क्या निकल रहा है जी? चुंबकीय बल रेखाएं, जानते हो काटती उड़ती नहीं है, ठीक। अब होता क्या है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलती है? चुंबक, ठीक, किसी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं किधर चलती जी? नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, बाहर की बात है। लेकिन चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वह साउथ से कहा जाती है? नॉर्थ की ओर, जानते हो, सब पढ़ेगा पूरा, साउथ से नॉर्थ की ओर। इसीलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक बंद वक्र क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक। क्लोज वक्र में जी ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं जी, तो वहां पर क्या होता है? वो केवल बाहर बाहर चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? अंदर अंदर भी चलती, ध्यान रहे चीज। तो यहां पर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये चुंबक के बाहर चल रही है, बाहर बाहर, और चुंबक के अंदर अंदर में चल रही है। किधर? चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। अब होता क्या है, मान लो इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी स्थान पर हमने रखा एक प्लेट, क्या रखा? एक प्लेट, समतल प्लेट रख दिया, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस प्लेट के भी लंबवत, इस प्लेट के भी लंबवत कितना चुंबकीय बल रेखा गुजर जा रही है? इस प्लेट के भी लंबवत कितना चुंबकीय बल रेखा गुजर जा रही है, उसी को हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी तल के भी लंबवत, किसी समतल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के वही हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और ध्यान देना, किसी भी, चाहे वह मैग्नेट हो चाहे वह कोई भी चीज हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो 100% ए फैराडे ने कहा था जिसमें जितना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा उसमें करंट के मान में भी क्या उतना परिवर्तन होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, तुम लोग देखते हो अगर हमारे घरों में लाइट कम आती है, जब हम लोग मोटर लगाए होते हैं छोटी वाली, अगर लाइट कम आती है तो जो पानी गिरता है, पास गिरता है, तुल 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 गिरेगा। और मोटर क्या, अगर लाइट तेज आ गई तो क्या होता है? मोटर तेज चलेगा, फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, वह मोटर पानी क्या देती है? ज्यादा देती है। क्यों? वो जब पानी कम क्यों दे रही थी? क्योंकि फ्लक्स जनरेट तो हो रहा था, फ्लक्स तो काट तो रहा था, लेकिन फ्लक्स में चेंजेस क्या हो रहा था? कम हो रहा था, फ्लक्स में परिवर्तन कम हो रहा था, बल रेखाएं कम गुजर रही थी। जब बल रेखाएं कम गुजरेंगी तो ऑटोमेटिक पानी क्या होगा? कम हो गिरेगा, वोल्टेज कम होगा। और जब लाइट तेज आएगी, वोल्टेज बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा जी? चुंबकीय बल रेखाएं खड़ा खड़ा निकलती जाएंगी लंबवत। तो क्या होगा? प्राथमिक कुंडली से दूसरी कुंडली में क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा जी? ज्यादा होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो पानी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तुम लोग अपने घरों में देखते होगे, अरे भैया लाइट कम आती है हमारे घरों में, जब लाइट कम आती है क्या होता है? टीवी में भी क्या होता है? सब कम चलता है, धीमे चलता है। तो कोई बोल रहा है और लाइट सही है, जब सबको सही बोल रहा है, कितना दिखते हो? हाँ। लिखो, लिखो प्रभात, लिखो, किसी तल के भी लंबवत, किसी किसी तल के भी लंबवत, किसी तल के भी लंबवत गुजरने वाली, किसी तल के भी लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इसे फाई
इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इतना उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। चित्र भी बनाओ पूरा। चलो आगे देखो, सबसे मेन चीज समझो, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत में ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो कार्य विधि होता क्या है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस ध्यान सुनो, तुमसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अरे होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण, अन्य प्रेरण, दूसरे के प्रेरण से, दूसरे के आकर्षण से। मान लो ऐसा समझो, ठेठ भाषा में, मान लो तुम्हारे कोई पड़ोसी है और पड़ोसी वाला रात दिन प्रोग्रेस पर, उन्नति पर चल रहा है, तो बगल वाला देख कर ऑटोमेटिक क्या होता है, वो भी सोचता है हम भी क्या होता है, चाहे जलन हो कुछ भी हो, वो भी क्या सोचता है हम भी इसके तरीके क्या हो जाए, प्रोग्रेस करें, होना भी चाहिए। इससे समाज क्या होता है, स्तर क्या होता है। अब क्लास में देखो, क्लास में अगर टेस्ट लिए जाए, सब लोग टॉप कर रहे हैं, मान लो 10-5 मिनट टॉप अच्छा नंबर आ रहा है, तो देख कर क्या होता है, समय पर और सब मिले बैल हो, अरे उसका नंबर कम है हमारा का, तो मान लो एग्जाम हुआ, एग्जाम में सबका आ गया एवरेज नंबर मिला, अब करे टॉपर कितना नंबर, हमारा आगे क्या दिक्कत है, होता है ना, ऐसे होता है। तो इसी प्रकार से अन्योन, अन्योन मतलब होता क्या है, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं। जब निकट स्थित किसी भी कुंडली में, चाहे प्राइमरी में चाहे किसमें सेकेंडरी में, हमने क्या बोला, ट्रांसफार्मर कितनी कुंडली, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली। जब निकट स्थित किसी एक कुंडली में, चाहे वह प्राइमरी कुंडली हो चाहे क्या हो सेकेंडरी कुंडली हो, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक ही हमने धारा प्रवाहित किसने किया था, प्राथमिक में, अन्योन्य प्रेरण कारण दूसरी कुंडली में क्या होता है, ऑटोमेटिक ही क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ जनरेट हुआ, और ईएमएफ जनरेट होने से उसमें ऑटोमेटिक ही दूसरी कुंडली में धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और फिर क्या होती है, दूसरी कुंडली में धारा क्या होती है, बहने लगती है, और ऐसा ट्रांसफार्मर कार्य करता रहता है। जो पंखे भी चल रहे हैं ना, पंखों में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग करंट मान लो जोड़ दिए बोर्ड से, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करंट क्या होता है, ऑटोमेटिक वही मूव आता है। तो यही चीज है। तो होता क्या, समझो ध्यान से, पहले समझो चीज को, रटना नहीं चीज को। मान लो ये है, मैंने मान लिया थोड़ा बनाना है ऐसे, चलो बोलो मत। इसमें मान लो कुंडली है, इसमें कम फेरे हैं, क्या है, कम फेरे हैं, ठीक। यह है प्राथमिक कुंडली, क्या जी, इसको मैंने नाम दे दिया प्राथमिक कुंडली, थोड़ा समझो ऐसे तब समझ में आएगा। यह है प्राथमिक कुंडली, ये क्या है, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली। इसमें मान लो फिर एक मिलम फेरे ज्यादा रहेंगे, दूसरे मिलम क्या रहेंगे, कम। तो जिसमें फेरे कम रहेंगे क्या रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक। इसमें फेरे थोड़ा क्या रहेंगे, ज्यादा, क्या रहेगा, पतला रहेगा, ठीक। ऐसे मान लो ऐसे है, ऐसे है, ठीक। अब हुआ क्या, जब पहली वाली कुंडली मान लो किसी सोर्स से इसको क्या दिया गया, धारा दिया गया, किसी सोर्स से धारा दिया गया, तो क्या होता है, इस प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन से पास रखी, कौन है, निकट रखी, निकट रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है, जो पास रखी कुंडली है, ये जो बल रेखाएं हैं, बोलो तो अभी ना, चुंबक से क्या निकलती, चुंबकीय बल, जो बल रेखाएं हैं, यहां से बल रेखाएं निकल के तो पास होती है एकदम, होने से ये बल रेखाएं निकल खटाक से किसमें जाती है, इसमें ऐसे खटाकर इसमें प्रवेश कर जाती है, किसमें वाले में,
द्वितीयक वाली कुंडली में, द्वितीयक वाली कुंडली में जब बड़ रेखाएं जाए लगती हैं तो क्या होता है, हमने बोला अब बड़ रेखाएं क्या जी, आवेशित है। ठीक, अब इसमें धारा के मान में परिवर्तन तो इसमें किए हो, जो पास रखी कुंडली है उसमें क्या होता है, धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन। धारा के मान में परिवर्तन हुआ कैसे, जब इसमें मैंने धारा प्रवाहित किया तो पहला खंड, तीन चीज तुम्हें बोलना है। पहला होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या हुआ, पहला होता है चुंबकीय, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने मतलब क्या है, चुंबकीय बड़ रेखा जिसे क्या कहती है वहां पर कटने का प्रयास करती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, तीन चीज बोलना है, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। और जैसे इसमें विद्युत वाहक बल, अब विद्युत वाहक किसी भी चीज में, किसी भी मोटर में विद्युत वाहक बल कल उत्पन्न होता है, किसी के प्रेरण के कारण, किसी के प्रेरण के। और जैसे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसमें हम लोग धारा नहीं बोलेंगे, इसमें एक धारा बहती जिसको हम लोग कहते क्या है, क्योंकि यह धारा जो भाई इसमें इसके प्रेरण से भाई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। इसमें धारा बहने लगी दूसरी कुंडली में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब निकट रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, पहले क्या बोलोगे, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, और दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होता है, इतना बेहतरीन समझाना बैल होता। ठीक, क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ। और जैसे दूसरी कुंडली में ईएमएफ जनरेट हुआ, उसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा बह लगती है, और ट्रांसफार्मर क्या होता है, कार्य करने लगता है। यही है अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत। इसी को हम लोग का वक्त पूछ लेता है कि अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। जब निकट स्थित दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसे क्या उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न उसमें क्या होती है, एक धारा बने जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रेरित धारा। नहीं लिख पाओगे, लिखो लिखो लिखो। जब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लिखो बराबर जल्दी जल्दी। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जगह नहीं लिखता मैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लिख लोगे नहीं लिख लोगे, हाँ। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके कारण जब पास क्वेश्चन में निकट, जिसके कारण जब पास या निकट रखी किन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, किन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें क्या, हाँ, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल, कोष्ठक में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल
जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल कोष्ठक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक धारा बह जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसके कारण उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसके कारण उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। जो समझाया वही लिखवाया। अब ये समझो पहले और डीपली समझो। देखो इधर ये मैंने ट्रांसफार्मर का थोड़ा अंदर वाला भाग पार्ट बनाया हुआ है। देखो ट्रांसफार्मर होता क्या है, मेन चीज पे समझो। ट्रांसफार्मर में बहुत 5 इधर देखो, तो देखो इधर ये है वाइंडिंग। ये क्या है जी, इधर मैं दिखा रहा हूं, जाओ देखो देखो ये क्या है, वाइंडिंग। वाइंडिंग, चलो ये बाइंडिंग कर दो। और किसका होता है, तांबे के तार का। तांबे के तार का। थोड़ा देखो यार, लिखना मत अभी, समझ लोगे प्रेम से लिख लोगे। देखो यार, इसमें दो ही ट्रांसफार्मर में दो ही चीज मेन है। एक वाइंडिंग, किसका किया था, तांबे के। फैन बनवाते हो ना तुम लोग, कहते हो किसका वाइंडिंग करो, कापर का ना, बोलते हो नहीं बोलते हो, तो वही चीज है। तो इसमें जो बाइंडिंग किसकी जाती है, तांबे के तार के, कापर का। अब जो इसमें होते हैं, एक होता है क्रोड। क्या होता है, क्रोड। क्रोड मतलब प्लेट। ये है प्लेट। ये क्या है, क्रोड यानी प्लेट। नर्म लोहे की प्लेट होती, क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। नर्म लोहे होता क्या है, बस यही दो चीज मेन है इसमें। एक होता है वाइंडिंग, तांबे की जो तार की गई वाइंडिंग। वाइंडिंग नहीं करोगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं। पंखा में वाइंडिंग किया गया है, सब 12 से 12 16 से 12 सब में किसी में अलग अलग होता है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी वाइंडिंग किया होता है। अब वाइंडिंग लगाने से क्या होता है, वाइंडिंग का काम क्या होता है, यही वाइंडिंग उसमें क्या करता है, फ्लक्स में परिवर्तन कराता है। जिससे कारण क्या होती है, पहली से दूसरी में क्या होता है, धारा बाहर बाती है। तो इसका काम हो गया कि क्रोड का काम क्या होता है, नर्म लोहे का काम क्या होता है। इस नर्म लोहे की प्लेट को हम लोग बारीक बारीक, एक दो नहीं लगाते हैं, सैकड़ों लगाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा लगाते हैं, बारीक बारीक पतली पतली। ठीक, ज्यादा मात्रा होती है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में कम होती है। तो हम लोग एक ही क्यों नहीं लगा दिए। अब एक ही लगाने से होगा क्या, इसमें होता भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, भंवर धारा, ईडी करंट उत्पन्न होता है। क्या जी, ईडी करंट। अगर हम एक ही प्लेट लगा देंगे, लोहे की एक प्लेट लगा देंगे, तो जो ईडी करंट होता है, भंवर धारा होता है। मानो धारा के मान में परिवर्तन होगा, धारा के मान वोल्टेज हाई या लो हो रहा है, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, ईडी करंट, भंवर धारा। क्या कहते हैं, भंवर धारा। और वो भंवर धारा अगर एक ही प्लेट रहेगी तो पूरे प्लेट के सरफेस को कवर कर लेगी। और हो सकता है कि क्या होता है, ट्रांसफार्मर वहां गड़बड़ हो जाए। हम लोग करते क्या है, इससे ऊर्जा का लॉस ज्यादा होगा, हम लोग एक प्लेट नहीं लगाते हैं। इसको, इस ऊर्जा को, हानि को रोकने के लिए हम लोग करते क्या है, नर्म लोहे की बारीक बारीक बहुत सारी प्लेटें लगा देते हैं। अब नर्म लोहे की बहुत सारी बारीक बारीक प्लेटें लगाने से होता क्या है, मान लो एक प्लेट लगा हुआ था, जो ईडी करंट उत्पन्न हुआ, होते 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 पूरा क्या हो गया, फैल गया। और हमने एक प्लेट लगाया, और एक प्लेट के जस्ट बगल में ही इसको मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कर दिया। इंसुलेटेड का मतलब है, इसके बीच में मैंने कोई बारीक से पन्नी लगा दी, प्लेट लगा दिया। फिर मैंने क्या रखा, पहले मैं इसको एक नर्म लोहे प्लेट रखा, फिर मैंने इसको इंसुलेटेड कर दिया, फिर मैंने क्या रखा यहाँ पर, नर्म लोहे प्लेट लगाया, फिर मैंने क्या किया, इसको इंसुलेटेड कर दिया, फिर प्लेट लगाया, फिर इंसुलेटेड, फिर प्लेट लगाया, फिर क्या किया, इंसुलेटेड। अब होता क्या है, इसमें जो भंवर उत्पन्न होती है, पहले भी उत्पन्न हो रही थी, पहले उत्पन्न होती पूरे सरफेस पर फैल जा रही थी, अब भी उत्पन्न होगी, लेकिन पूरे सरफेस पर फैलना करके वहीं पर क्या हो जाएगी, जो खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे ट्रांसफार्मर ज्यादा लॉस नहीं होगा, और हमारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आराम से काम करता रहेगा। तो कुछ आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में दो हानियां होती है, एक होती है कोर हानि, एक क्या होती है, कापर हानि। अभी आगे पढ़ेंगे, ये बात समझ में आया। तो मान लो प्राथमिक कुंडली है, एक क्या है, द्वितीय कुंडली है, ऐसे रखे होते सामने सामने। तो जब
मान लो प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया गया, इसके प्रेरण कारण क्या होता है, दूसरी कुंडली में अन्य प्रेरण कारण, इसके प्रेरण के कारण एक मिलक देख कर दूसरा मिलक क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसके प्रेरण कारण क्या होता है, ऑटोमेटिक ही दूसरी कुंडली में क्या होती है, धारा बह लगती है। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग, इतना किसी कोई डाउट, पहले चित्र बनाओ फिर चित्र बनाओ, फटाक से बताओ, फटाक से चलो आगे हेडिंग लो, देखो आगे हेडिंग लो, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पहले इसका सूत्र निकालो, ट्रांसफार्मर के सूत्र का व्यंजक, ट्रांसफार्मर के सूत्र का व्यंजक, आगे हम हानि बात करेंगे। चलो रखो समझो, पहले सबको ध्यान इधर, हमने बोला ट्रांसफार्मर कई कुंडली होती है, दो। चलो हम मान लेते, पहले दिखाना लिखना मत, माना माना ट्रांसफार्मर, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या NP, ठीक, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है, NS है तो, ठीक, बहुत सरगम प्रूव करेंगे। तो फैराडे के नियमानुसार होता क्या जानते हो, हम लोग यहां फैराडे के नियम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फैराडे ने ही सबसे पहले ट्रांसफार्मर से संबंधित जानकारी दी थी, ध्यान रखिए। तो फैराडे के नियमानुसार, तो फैराडे के नियम क्या है, जब भी किसी तार में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करने से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक, पूरा लिखो, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, इसका नाम देते रहे E1, क्या देते रहे जी, E1। तो उन्होंने बताया था ये होता है -5, ठीक, माइनस, मानो प्राथमिक है NP d∅/dt, यही है फैराडे का प्रथम नियम, ठीक। विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। मतलब भैया उसी परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, वह उसी से उत्पन्न होता है, इसलिए फैराडे के प्रथम नियम हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, ध्यान रहे। कोई पूछ लेता है लेंज का नियम क्या होता है, ठीक, तो यही होता है फैराडे के प्रथम नियम हम लोग कहते क्या है, लेंज का नियम। किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान क्या होता है, समानुपाती होता है, हम कह सकते हैं बराबर होता है, समानुपाती होता है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक। तो क्या है, तो पहली कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, E1 बराबर, मैंने क्या मान लिया, एक N क्या है, फेरों की P है प्राथमिक कुंडली में। इसी प्रकार दूसरी कुंडली में उत्पन्न होगा, उसके प्रेरण कारण द्वितीय कुंडली में
उत्पन्न विद्युत वाहक बल पूरा वही रहेगा, बस यहां पर E2 लगेगा, जहां एनपी वहां क्या लिखूंगा एनएस, ये तो कांस्टेंट होता है d∅/dt। इसको मानो समीकरण नंबर 1, ये मानो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, जो क्या निष्कर्ष निकलेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर जब भाग दोगे तो E1 बटे क्या हो गया जी E2 बराबर माइनस एनपी d∅/dt, ठीक, बटे माइनस एनएस d∅/dt, ठीक। ये चला गया, पहला गया E1 बटे, पहला समीकरण मिला हमको E1 बटे E2 बराबर क्या एनपी/, माइनस माइनस भी कट गया, ये समीकरण 1 मिला। ध्यान रहे जो भी समीकरण तुम पढ़ने चल रहे हो, क्या हुआ, जो भी तुम समीकरण पढ़ने चल रहे हो ट्रांसफार्मर का, बहुत ज्यादा बोर्ड में सवाल पूछा आता है, पूरा प्रूफ करेंगे। तो पहला समीकरण मिला, तुम लोग जानते हो विद्युत वाहक बल जो होता है वह विभव के लगभग लगभग क्या होता है जी बराबर होता है। हम कह सकते हैं यदि यदि कह लो कि E प्रोपोर्शनल B हो, यानी E किसके बराबर हो B के, तो E B के समानुपाती हो, तो हम कह सकते हैं यहां से कि तो E1 किसके बराबर हो जाएगा B1 के, और E2 किसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं, शॉर्ट कर लिखो, ठीक, E1/E2 बराबर क्या लिखोगे जी B1/V2, ठीक। यदि लिख रहे हैं यहां पर, यदि यदि विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो, आरोपित विभव क्या जी बराबर, बोलो मत, आरोपित विभव के क्या हो जी बराबर हो, तो क्या हो गया E1/E2 बराबर B1/B2। अगला मिला, अभी इसको समीकरण बना इसे रहने दो, इसका होगा समीकरण नंबर 4। यह देखो अब होता क्या है, अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के आदर्श स्थिति में, किसमें जी आदर्श स्थिति में, तब देखो क्या होगा आदर्श स्थिति में। अच्छा, आदर्श स्थिति क्या होता है, आदर्श स्थिति का मतलब यह है, हमने डायग्राम को मिटा दिया, मतलब मान लो प्राथमिक वाइंडिंग की तरफ से, ध्यान रहे जितना तुम वोल्टेज प्राथमिक वाइंडिंग में दोगे, ठीक, लगभग लगभग वही वोल्टेज तुमको कहां मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगा, लेकिन धारा के मान में परिवर्तन हो सकता है। मान लो अब मैंने प्राथमिक वाइंडिंग मान लो वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, और धारा मान लो ठीक कुछ भी थी, ठीक 25 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी थी, लेकिन हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा कितनी मिली 20 एम्पियर, हमने दिया कितना वहां से 25 एम्पियर, हमको कितना मिला जी 20 एम्पियर। तो जो दिया गया उसको हम लोग कहते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं इनपुट, और जो हमको प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटपुट। मतलब हमने इनपुट दिया 20 और हमको आउटपुट कितना मिला, हमने इनपुट दिया 25, आउटपुट कितना मिला 20, यानी 25 और 20 के बीच में कुछ गड़बड़ी है, उसी गड़बड़ी को हम लोग कहते क्या है ट्रांसफार्मर में हानि। तो ट्रांसफार्मर क्या हुआ हानि, यानी दुनिया का कोई भी चीज होगा, कोई भी मशीन होगी, कोई भी यंत्र होगी, ऐसा आज तक धरती पर कोई मशीन कोई यंत्र बना ही नहीं है इसमें वह 100% इफिशियंसी साथ क्या कर सके, धरती पर आज तक ऐसा कोई यंत्र बना ही नहीं है जो 100% इफिशियंसी साथ क्या कर सके काम कर सके। कुछ ना कुछ तुम्हें क्या होगा हानि होगा ही, चाहे कई परसेंट हो चाहे 0.999% हो,
उसमें होगा ही। इसलिए दुनिया के किसी भी चीज को आदर्श नहीं माना गया है। भगवान राम को भी आदर्श नहीं माना गया, पुरुषोत्तम राम कहा गया है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श नहीं बोला गया। ठीक, क्यों? आदर्श स्थिति क्या है? हर परिस्थिति में कोई कुछ बोल दे, मार दे, गरिया दे, कुछ कर दे, टेम्परेचर, ताप, दाब, कुछ प्रभाव, कोई परिवर्तन हो, अब तो कोई मार देगा, बोलोगे नहीं? ठीक, गांधी नहीं हो गए, एक तो फैला दी तो वैसे मार दो, तीन तमाचा उसी पर और गिरेगा। आगे देखो, चलो होगा क्या? लेकिन हम लोग, बोलो मत, हम लोग साइंस में जूम कर लेते हैं। आदर्श स्थिति में है वॉशिंग मशीन। आदर्श स्थिति में होने से क्या होता है, हम लोग सवाल थोड़ा क्या होता है, सरल बन जाता है, सवाल हल कर लेते हैं। तो आदर्श स्थिति में हम लोग मानेंगे हमने जितना इनपुट दिया था उतना हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। आदर्श स्थिति यही है, हमने जितना इनपुट दिया आउटपुट इतना मिला। ये बताओ, तो ये समझो, क्या तुम, मान लो हम तुम्हारे भाषण समझा रहे हैं, ये तो तुम लोग चक्की पर जाते गेहूं लेके, हो समझ, क्या चक्की से तुमने मान लो गेहूं इसमें पड़ा, ठीक, कंटेनर में, क्या पूरा गेहूं आटे में बदल जाता है? कुछ ना कुछ चक्की में क्या होता है, रुक जाता है। या तुम लोग सरसों मान लो कुछ तेल ले गए, वहां चक्की पर ले गए, मान लो, बताओ पूरा, बोलो मत, सरसों ले गए ना, क्या पूरा उसमें तेल में चेंज हुआ? कुछ ना कुछ क्या होता है, उस मशीन में ही रुक जाता है। तो पूरा वर्क नहीं किया, पूरा वर्क नहीं किया अपने 100% इफिशियंसी के साथ। तो वही है, हम यहां मान लेते हैं आदर्श स्थिति में क्या होगा, ठीक, दिया गया इनपुट आउटपुट क्या होगा। हाँ, आदर्श स्थिति में इनपुट जो होता है, इनपुट तो क्या हो जी, ठीक, आने वाली धारा, ये आने वाली शक्ति, बोलो मत, बराबर जाने वाली शक्ति, दोनों क्या होगी जी, बराबर होगी। ठीक, इसको हम मार रहे हैं। अब बताओ, तुम लोग जानते हो पी बराबर क्या होता है, बी इंटू आई, पढ़े हो ना, पी और बी इंटू, बताओ। तो प्राथमिक कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बीपी गुणे आई पी, और दूसरी कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, बीएस गुणे आई एस, बीएस गुणे जी, तो इसको बड़कवा लिख लो, आई पी आई एस। मैं मार रहा हूं आदर्श स्थिति में, उसमें कोई ऊर्जा लॉस नहीं हुआ, जितना शक्ति स्टार्टिंग में था उतना शक्ति क्या हुआ, इन्हें ऐसा होता नहीं है। जो कार्य करे कुछ एनर्जी क्या होगा, लॉस ही होता है। ठीक, आगे देखो, अब बताओ, बीपी यही रहने दो, बीपी अपान क्या हो गया, बीएस बराबर क्या हो गया, आई एस अपान आई पी। समीकरण कौन सी थी, 5। अब देखो, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण, बहुत ध्यान रखना, बड़ा मजेदार चीज मिलने वाला, देखो इधर, चलो, समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से बोलो, E1 अपान E2 किसके बराबर है, E1 अपान E2 बराबर है किसके जी, NP अपान NS के। वही E1 अपान E2 किसके बराबर है, B1 अपान, अच्छा B1 क्या लिखा है, बेला का एकदम, इसको लिख लो E, इसको क्या है, तुम लिखे हो, प्राथमिक के लिए है तो प्राथमिक के लिए EP लिखो, ES लिखो, एकदम पागल तुम लोग, क्या कहा जाता है। यही मैं बार बार समझाता हूं, लेकिन तुम लोग एक चीज नहीं समझ पाते हो, क्या बताया जाए। क्या लिखोगे, बीपी अपान बीएस, हाँ ठीक, तो ईपी अपान ईएस, कब से मैं समझा रहा हूं, बराबर। बताओ, बीपी अपान बीएस, उल्टा ना जी, यहां पर
बीपी अपान बीएस क्या है? आई एस अपान आईपी। वो भी लिख सकते हैं कि तुमको डाउट होता है ई1 क्या है, फिर जाते वहां पर अच्छा प्राथमिक वाले क्या है। ठीक, ऐसे समझ में नहीं तुमको? ठीक, ए बना समीकरण। अब देखो इस पर तुमको सवाल आएगा, आराम तुम सवाल कर लो, और सिंपल सिंपल सवाल पेपर में कम से कम 2 पूछे जाए ट्रांसफार्मर पर। यही समीकरण है। अब तुमको क्या दे बताओ, ई क्या है, ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक, सब लिखा भी गया है। ईएस क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की। एनएस क्या है, बीपी क्या है, मान लो विभव दिया गया, प्राथमिक कुंडली में दिया गया, द्वितीय कुंडली में प्राप्त विभव। आईएस क्या है, प्राथमिक कुंडली में नहीं, द्वितीय कुंडली में बहने वाली। पी 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 ईपी एनपी बीपी, ये तीनों में पीपी ऊपर है, धर्वम उल्टा हो गया है, यस हो गया। ध्यान रहे, वोल्टेज कुंड फेरों की संख्या विद्युत वाहक बल ये तो सही चलता है, लेकिन धारा क्या होती है, उल्टा हो जाती है। ध्यान रहे ट्रांसफार्मर। उतार लो समीकरण, पहले आगे बात करते हैं। चलो आगे देखो। ठीक, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में हानियां। ठीक, बोलो मत। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देखो तो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की हानियां होती। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली वाली हानि को हम लोग कहते हैं कोर हानि। इसका 3 नाम है, चाहे बोलो कोर हानि, चाहे बोल दो भित्ति हानि। क्या बोलो? भित्ति हानि, भित्ति हानि। और चाहे क्या बोल दो, लो हानि। क्या बोलो? लो हानि। तो कितने नाम हुए इसके? पहली वाली हानि को हम लोग कहते हैं भित्ति या कोर या लो हानि, और दूसरी वाली हम लोग कहते हैं ताम्र या कापर हानि। तो समझो, पहले बोलो मत। हमने बोला पहले तो ऐसे समझो, हम लोग जानते हैं जहां होता पावर प्लांट। क्या होता है जी? पावर प्लांट। तो समझो इधर, जहां पर पावर प्लांट बना होता है, पावर प्लांट जहां लगाए जाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। तो विद्युत बनाते समय तुम लोग जानते हो, पहले कोयला को जलाया गया, कोयले को बारीक पीसा गया, कोयला फिर जो बारीक पीसे, जो क्या है एकदम बारीक पीस चुका है, फिर क्या किया जाता है, पानी के बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। ठीक, उस कोयले के माध्यम से पानी क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। पानी जब गर्म होता है तो पानी क्या होता है, भाप बन के बहुत प्रेशर से आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने से जो इतना तेज, इतना भाप जानते ही हो, भाप के द्वारा ही जेम्स वाट ने क्या किया, भाप का इंजन का निर्माण कर दिया था। सोचो, तो उतना प्रेशर से जो भाप आगे बढ़ता है, पानी गर्म हुआ, भाप बना, वह भाप को क्या कहता है, उस भाप को होता है टरबाइन। क्या होता है? टरबाइन। उस टरबाइन के पास भाप को लगाया गया, बड़े बड़े पाइप होते, पाइप के माध्यम से वह भाप पाइप के माध्यम से कहां पहुंची, टरबाइन के पास पहुंची। इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर से वह टरबाइन घुमाती है, और टरबाइन घूमने को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो लोग साइकिल घुमा रहे हो ना, तो कौन ऊर्जा हो, यांत्रिक। तो वो है, ठीक, तो वहां पर टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से टरबाइन क्या करती है, उस यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। मतलब टरबाइन का एक ही काम होता है, चाहे वह टरबाइन लगाओ पावर, चाहे वह लगाओ पावर प्लांट में, चाहे वह लगाओ डैम के ऊपर। तुम लोग जानते हैं इंडिया में भी, अपने इंडिया में भी उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ठीक, उसके बाद भखान नांगल बांध है, कहां पर, पंजाब में। ठीक, तो ये जो बांध है, बांध जहां पर शहर होते हैं, शहर से आउटर एरिया में बनाए थे डैम, डैम बना दिए गए। डैम से हम लोग बड़ा काम करते हैं, शहरों में पानी सप्लाई कर देते हैं। दिल्ली तक पानी कहां सप्लाई होता है, भगवानगल बांध से दिल्ली तक। सोचो, पानी जो सप्लाई होता है, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, सब वहीं पानी जाते हैं। तो सप्लाई किया जाता है, कैसे सब किए जा रहा है। अगर डैम ना होता बहुत दिक्कत होता, पानी कमी हो जाती। तो होता क्या, पानी तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं, साथ साथ इतना जहां पर आउटर एरिया होता है, बड़े बड़े डैम बना दिए, वहां से पानी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से गिरा रहे। तुम सोचो,
हमारे घर में 2 तल्ले का मकान होता है। 2 तल्ले के मकान, जब बारिश होता है पानी जहां गिरता है पाइप के माध्यम से, वहां क्या होता है? गड्ढा बन जाता है। सोचो, केवल 1 तल्ले 2 तल्ले का मकान है, 10 फुट या 20 फीट का, एकदम गड्ढा बन गया। सोचो, जब वही पानी 262 फीट, 160 फीट, 150 फीट से पानी नीचे माउंट टरबाइन के पास आए, बताओ कितना प्रेशर आता होगा। तो जब पानी प्रेशर से आता है तो लगे होती है पंखुड़ियां, और जब पंखुड़ियों के पास पानी इतना प्रेशर से इतना तेज से आता है तो पंखुड़ी क्या होती है? घूमने लगती है। कुछ उनको करना नहीं है, बस लगा दी गई वही टरबाइन। तो जो टरबाइन की पंखुड़ी थी क्या होती है? घूमने लगी। तो करती क्या है? वह मैकेनिकल एनर्जी किसने कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल। फिर वहां लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, फिर ट्रांसफार्मर माध्यमों से, ठीक, हम लोग क्या करते हैं? उसको सप्लाई कर देते हैं, शहरों में ज्यादा भेजना होता है। जो वहां पर लाइट बनी पावर प्लांट में, मान लो जो लाइट बनी, अब मान लो पावर प्लांट में बनी 33 केवी लाइट, उसी 33 मतलब 33,000 वोल्टेज बनी मान लो। अब वही 33,000 वोल्टेज मान लो शहर जो है जहां पर पावर प्लांट है, वह पावर प्लांट हमारे शहर से 100 या 150 किलोमीटर दूरी पर है। उस 33 केवी को हम जब शहर में सप्लाई करेंगे जो 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो 33 केवी कभी भी तुम्हारे शहर में 33 केवी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। तो कितना प्रयास कर लो, क्यों? वह 33 केवी बहुत सारे कारणों से, तार लंबाई बढ़ चुकी है, 100 किलोमीटर चला रहे हो, तार की लंबाई बढ़ गई, वातावरण का भी इफेक्ट पड़ रहा है, वातावरण ठंडा है, नम है, गर्म है, क्या है, आर्द्रता कैसी है, सब पर डिपेंड करता है। तार में क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा की हानियां होती, तुम लोग देखते होगे जहां जहां बड़े बड़े क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहां मोटे मोटे तार जाते हैं। जब मोटे मोटे तार जाते हैं, बहुत मोटे मोटे तार होते हैं, 64 केवी तक करंट, 128 केवी तक करंट वहां सप्लाई किया जाता है। तो उस तार के नीचे तुम क्या करोगे? गुजरोगे, तो उसमें क्या होता है? एयर का फ्रिक्शन होता है, एयर का घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है? जो उस तार के आसपास की हवा होती है वो क्या होती है? वह थोड़ा क्या होती है? आयनित हो जाती है। किसके कारण? उस करंट के फ्लो होने के कारण, मतलब उसमें भी करंट का थोड़ा क्या होता है? प्रभाव होता है। यानी उसके तुम नीचे से गुजरोगे ना बरसात मौसम में, तुमको चुनचुनाहट क्या होगी? आवाज आएगी। सोचो 64 केवी, 128 केवी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, उसमें क्या होता है? बहुत सारी जो उसके आसपास की हवाएं होती क्या होती? आयनित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जहां ज्यादा मोटे तार लगाए गए हो उसके लिए तुम छाता लेके मत जाओ, कुछ लेके मत जाओ, टालो घूमो मत, वहां पर तुमको क्या होता है? खतरा होता है। तुम लोग देखते हो जब खेतों में क्या लगाते हैं? टावर लगाए तो वहां पर क्या 4-5 मीटर दूरी पर लगा दी, खतरा लगा दिया जाएगा, वहां तुम जाओ मत, खेतों में दिक्कत कर जाएगा वो। तो यहां समझो, बताया ना, तो 100 किलोमीटर दूरी जब शहर तुम अपने लाइट लेकर आओगे, वहां बना 33 केवी हमको मिलने वाला नहीं है। तो जो बीच में इनपुट, हमने इनपुट कितना दिया वहां से? 33 केवी, क्या हमारे शहर में आउटपुट मिलेगा 33 केवी? तो ऊर्जा हानि है क्या? किसी ट्रांसफार्मर में दिए गए आउटपुट और प्राप्त आउटपुट के बीच में जो एनर्जी लॉस होती है, दिए गए इनपुट और प्राप्त आउटपुट के बीच में जो एनर्जी लॉस होता है, उसकी हम लोग कहते क्या है? एकदम अपने भाषण लिखना रटना नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में क्या दिए गए इनपुट और प्राप्त आउटपुट के बीच जो एनर्जी लॉस हुआ, जो ऊर्जा हानि हुई, उसी हम लोग कहते क्या है? ये बताओ, सुबह सुबह तुम लोग कोचिंग, मान लो घर से कोचिंग निकले, विद्यालय गए, जो सुबह सुबह तुम्हारी एनर्जी होती है, क्या शाम को 3 बजे वही एनर्जी होती है? लगता है मर गए हो, मिर्गी आ रही है। आगे देखो, समझ ना, उतना क्यों? बहुत सारी ऊर्जाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। चल रहे हो, बोल रहे हो, ठीक, बहुत सारी ऊर्जाएं क्या हो गई? वहां पर नष्ट हो गई। उसी प्रकार यहां भी तो ट्रांसफार्मर में क्या ऊर्जा लाल? 2, पहला क्या है? विद्युत कोर या लोह हानि, दूसरा क्या है? ताम्र हानि। अब देखो इधर, बोलो मत, कोर हानि क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर के, पहले समझो इधर, फिर लिखना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो पटलित कोड है, पटलित कोड मतलब क्या होता है? जो एक लोहे की प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इंसुलेटेड करके रखी गई है, उसमें जो ऊर्जा हानि होती है। अच्छा, ऊर्जा हानि मतलब क्या होता है? ऊर्जा हानि मतलब यह होता है जब कुछ एनर्जी उष्मा के रूप में कन्वर्ट होकर के, मतलब पहले गर्म हो करके उष्मा में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा हानि। तो जो
कोड लगाई गई है, जो पतली पतली प्लेटें लगाई गई हैं, उसमें क्या होता है, जब धारा जाती है तो धारा जाने से क्या होता है, धारा जाने से, धारा के मान तुम लोग जानते हो, अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वह प्रत्येक क्षण क्या होती है, परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। तो धारा के अपने एक दिशा में कहीं कहां चली गई, पॉजिटिव दिशा में, दूसरी में कहां गई, नेगेटिव दिशा में गई। और ऐसा होने से बार बार धारा के मान में परिवर्तन होने से कोड क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होने से वह जो गर्मी है उष्मा के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो जो उष्मा निकली बार बार उसके क्या होने से, बार बार किसके लिए, एक दिशा में अधिकतम, दूसरी दिशा में न्यूनतम मान होने से जो उसमें धारा में हानि, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर हानि। किसमें हो रहा है हानि, ये हो रहा है जो अंदर क्या लगे, लोहे की पतली पतली प्लेटें लगाई गई है, तो उसमें जो हानि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर हानि। यानी कोर के बनावट और उसकी संरचना के कारण जो हानि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर हानि। अगला क्या है, ताम्र हानि। अब बताओ, कोर तो ये हो गया, बताया कभी ना, ऐसे बना नहीं सकते जी, ये क्या है, कोर है, क्या है, लोहे की पतली पतली कोर है। ताम्र हानि क्या होता है, जो वाइंडिंग की गई, क्या की गई है, वाइंडिंग या वायरिंग की गई, तार की वायरिंग की गई, तांबे की तार की वायरिंग की गई। होता क्या है, तांबे के तार की जो वायरिंग की गई उसमें भी क्या होता है, तांबे के तार के वायरिंग के कारण उसमें बहुत सारी ऊर्जा जो होती है क्या होती है, उष्मा के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। और जो वो हानि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ताम्र हानि। ये बताओ, पंखा चल रहा है ना, पंखा चलने से 1 घंटा चल जाओ, फिर उसको टच करो, बताओ कुछ तो ऊर्जा, हाँ सुने जी, वो जो गर्म है वही गर्मी की वजह से क्या हुई, कुछ ऊर्जा क्या हो गई, निकल गई, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ताम्र। तो पंखों में क्या लगा, वो वायरिंग किया गया, क्या किया गया है, वायरिंग किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी वायरिंग। ठीक, उसमें जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्र हानि। ऐसे समझ लो। अब भित्ति हानि, कोर हानि होती है 2 प्रकार की। पहला क्या है, भंवर धारा हानि, दूसरा क्या है, हिस्टेरेसिस हानि। और भंवर धारा हानि क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह प्रत्येक क्षण, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है प्रत्येक क्षण क्या होती है, उसके मान में परिवर्तन होता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदलता रहता है। यानी परिवर्तन होने से, प्रत्येक क्षण धारा के मान में परिवर्तन होने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, इसका चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा तो कभी वोल्टेज हाई, कभी वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। तो वोल्टेज के लो यानी फ्लक्स में परिवर्तन कभी ज्यादा कभी क्या है, कम है। ऐसा होने से कुछ उष्मा जो है ऊर्जा के रूप में क्या होती है, निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, भंवर धारा हानि। मतलब भंवर धारा क्या है, ऐसे समझो, बड़ा खतरनाक होता है। तुम लोग ऐसे समझो, तुम लोग इसको पढ़ते हो फिजिक्स में भी, वहां पे ठीक, अगर मान के नदी में, तो जब नदी में जो पुल होते हैं, पुल के पास जहां क्या होता है, मान लो ब्रिज है, तो जो पुल बनाया गया उसका पिलर क्या बनाया गया, पिलर। अब हो मान लो पिलर है, तुम लोग जान रहे हो एक पिलर है, अब पानी पीछे से प्रेशर से आ रहा है, और जब पानी पीछे से प्रेशर से आएगा तो पिलर के मान लो इधर तो स्पीड निकल गया, इधर से पानी स्पीड से निकल गया कि यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है। लेकिन जब पानी, बहुत ज्यादा समझो, जब पानी पिलर के पीछे से आएगा तो क्या हुआ, पिलर से टकरा गया। तो पिलर से टकराने के बाद पानी की वेग क्या हो गया, घट गया, घट गया ना, क्योंकि पिलर ने पानी क्या किया, रोक लिया। जब पानी का वेग यहाँ घटा, इधर पानी का वेग ज्यादा था, इधर पानी का वेग क्या था, बगल से ज्यादा है, दो तो ज्यादा है, लेकिन पिलर के जस्ट पीछे पानी क्या हो गया, इधर वेग ज्यादा, इधर वेग कम, यही पानी दोनों मिला, इधरिए से उधरिए से जाकर अगले प्लेटों क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो उत्पन्न करते हैं। और बाई चांस वहां पर कोई व्यक्ति गिर गया, अगर कहीं और गिरेगा बच जाएगा, क्योंकि अगर घुमा कहां निकले जाएगा, तुमको मार के छोड़ेगा वो। ये क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है ये वहीं पर। तो इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी अगर हम 1 करोड़ लगाते हैं, 1 करोड़ लगाने से होता क्या है, ये जो भंवर धारा है पूरे प्लेट में क्या हो जाएगी, जो हमने क्या लगाया था, किसकी, लोहे की पतली पतली बारीक प्लेट लगाया हुआ था। अगर केवल एक ही प्लेट लगी होती तो इसी कारण क्या होता, ये धारा पूरे प्लेट में क्या होती, फैल जाती। अब पूरा प्लेट क्या होता, गर्म हो जाता, और ट्रांसफार्मर जब गर्म होगा ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो प्लास्टिक करेगा। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग ट्रांसफार्मर को जब बनाए तो एक प्लेट न लगा करके उसको बारीक बारीक पतली पतली प्लेटों में चेंज करके उसके बीच में सिलिकॉन का हम लोग लगाते हैं इंसुलेटेड परत लगा करके उसको हम कई प्लेटों में चेंज कर देते हैं। अब फैलो तुम,
अब जब भौर धारा उत्पन्न होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी, कुछ जगह ही नहीं है, आगे जाने जगह नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। जब बढ़ेगा ही नहीं तो यहां पर क्या होगा, कोई होगा ही नहीं, आराम से काम करता है। ये होता है भौर धारा। इसको रोकने का हम लोग करते क्या है, पतली पतली बारीक प्लेट का यूज कर देते हैं। ठीक, बस वही रहेगा अपने में ही, आगे जाएगा नहीं तो बीच में क्या अवरोध है, आगे जाएगी तो रुक गया, बस जहां जहां उत्पन्न हुआ रुक खत्म हो गया। या इसी करने के लिए हम लोग करते क्या, तुम लोग देखते हो करोड़ों के बीच बीच में पतली पतली हम लोग घर देते हैं आयल। क्या बात देते हैं, आयल। क्या बात है, आयल। तो आयल भरने से क्या होता है, अगर बाई चांस गर्म हो, गुस्सा आ गया, ट्रांसफार्मर गुस्सा आ गया, गर्म हो गया, तो क्या करते हैं, बीच में क्या भरा गया है, आयल भरा गया है। तो आयल भरने से क्या होता है, ठंडा रहता है, आराम से ठंडा भी रहेगा। बीच बीच में क्या भर दिया गया है, आयल भर। लोग देखते हो ट्रांसफार्मर में आयल, कभी कभी आयल जब लोग निकालते जाते हैं उसको टाइम टाइम पे, तो आयल भर दिया गया। अगला क्या है, बोलो मत, हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि, तो हिस्टेरेसिस हानि क्या होता है, देखो यार। अब देखो इधर, तुम लोग जान रहे हो ट्रांसफार्मर में धारा के मान में प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन होने से होता क्या है, या एक बार हर सेकंड में, या एक बार चुंबकित हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, विचुंबकित। चुंबकित होने मतलब यह है, एक बार वह, एक बार कितने, एक बार मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मतलब एक बार चुंबकित, दूसरी बार क्या हो रहा है जी, विचुंबकित। यानी एक बार धारा कम, दूसरी बार धारा क्या है, ज्यादा है। मतलब एक बार धारा ज्यादा मिल रही है, दूसरी बार धारा क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो चुंबकित और विचुंबकित होने से क्या होता है, उस जो ऊष्मा होती है वह क्या होती है, ऊर्जा के रूप में निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते क्या है। तो हिस्टेरेसिस हानि जो होती है ना, वह ट्रांसफार्मर में उसकी क्रोड के चुंबकित और विचुंबकित होने से होती है, उत्पन्न होती है। बात समझ में आई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस हानि। हेडिंग करा ले हो, ट्रांसफार्मर में हानि लिखो, फिर लो ट्रांसफार्मर में हानि, ट्रांसफार्मर में हानि, ट्रांसफार्मर में हानि लिखो फटाक से। चलो लिखो, ट्रांसफार्मर में हानि लिखो, इसमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त आउटपुट, परिभाषा लिखो, ट्रांसफार्मर से प्राप्त, हाँ नहीं परिभाषा उसका, ट्रांसफार्मर से प्राप्त आउटपुट, ट्रांसफार्मर से प्राप्त OUTPUT जी, आउटपुट, ट्रांसफार्मर से प्राप्त आउटपुट तथा दिए गए इनपुट, तथा दिए गए इनपुट के बीच, दिए गए इनपुट के बीच शक्ति या पावर, शक्ति या पावर के क्षय होने को, क्षय होने को ट्रांसफार्मर की हानि कहते हैं। ट्रांसफार्मर की हानि, ट्रांसफार्मर की हानि कहते हैं। बस शॉर्टकट लिखो, बहुत ज्यादा लिखना है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर से प्राप्त आउटपुट तथा दिए गए इनपुट के बीच शक्ति के क्षय होने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की हानि। देखो ट्रांसफार्मर में दो हानियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियां होती हैं। पहला डाल देना, भित्ति, भित्ति या कोर या लोह हानि। बहुत लंबा नहीं लिखोगे, शॉर्ट, ठीक। भित्ति, कोर या लोह हानि लिख लिए। देखो यह हानि, यह हानि ट्रांसफार्मर की, यह हानि, यह हानि ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की कोर, कोर की संरचना,
कोर की संरचना और बनावट के कारण उत्पन्न होती है, हो गया ना जी। देखो, यह हानि दो प्रकार की होती है। हाँ जी, लिखो, यह हानि दो प्रकार की होती है। यह हानि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला लिखना रोमन गिनती में, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, इडी करंट लॉस, इडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि। बोले, लिखो, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कोठने कहना, प्रत्यावर्ती फ्लक्स, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स, कोष्ठक में प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण के कारण ट्रांसफार्मर की कोर में, ट्रांसफार्मर की कोर में के कारण, ट्रांसफार्मर की कोर में जब ऊर्जा उष्मा के रूप में, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में व्यय होती है, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में व्यय होती है, तो उसे भंवर धारा हानि कहते हैं, तो उसे भंवर धारा हानि कहते हैं। ठीक, एक लाइन छोड़ लिखो, इस हानि को रोकने के लिए, इस हानि को रोकने के लिए इस हानि को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की भित्ति, इस हानि को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की भित्ति, कोष्ठक में कोर, कोर को पतली पतली कई प्लेटों में, कोर को पतली पतली कई प्लेटों में, पतली पतली कई प्लेटों में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। पतली पतली कई प्लेटों में क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, बस इतना बहुत है। लिखा, लिखो, रोमन गिनती में हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस हानि, हानि। ठीक, लेकिन उसमें ट्रांसफार्मर में जब उसकी क्रोड, ट्रांसफार्मर में जब उसकी क्रोड, कोष्ठक में कोर लिखो, क्रोड कोई कोर का, क्या लिखे, ट्रांसफार्मर में जब उसकी क्रोड
पहली पहली बार एक दिशा में चुंबकित ट्रांसफार्मर में जब उसकी क्रोड पहली बार एक दिशा में चुंबकित कोष्ठक लिखे ना, मैग्नेटाइजेशन क्या लिखे, ट्रांसफार्मर में जब उसकी क्रोड पहली बार एक दिशा में चुंबकित कोष्ठक में मैग्नेटाइजेशन, तो दूसरी बार विपरीत दिशा में विचुंबकित क्वेश्चन क्या लिखोगे, डीमैग्नेटाइजेशन विचुंबकित लिखा गया है, विचुंबकित कोष्ठक में डीमैग्नेटाइजेशन होने से जब ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती है, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है, क्षय होती है, तो उसे हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं, अगर दूसरा वाला ताम्र हानि या कापर हानि, ताम्र हानि या कापर हानि, दूसरा वाला ना जी देखो, जो ट्रांसफार्मर में कापर के तार के वायरिंग, क्वेश्चन लिखना वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर में कापर के तार के वायरिंग क्वेश्चन में बाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर में कापर के तार के वायरिंग कोष्ठक में बाइंडिंग के कारण ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती है, तो उसे ताम्र हानि कहते हैं। बस इतना बहुत है, तो उसे ताम्र हानि कहते हैं। ठीक।